तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। सॉलिड स्टेट में हम लोग लेक्चर 8 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सॉलिड स्टेट का अनदर लेक्चर, जिसमें कि लेक्चर नंबर 9 होगा हमारा। इससे पहले लेक्चर में हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किए हुए थे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन किए हुए थे। आज का हमारा टॉपिक होगा स्ट्रक्चर ऑफ सम कंपाउंड। कुछ कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर हम लोग देखने वाले, या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बोल सकते हो आप। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका हम लोग स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड के बारे में स्ट्रक्चर देख चुके थे। आज इसी में हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसमें कि सबसे पहला हम लोग देखने वाले हैं ZnS टाइप स्ट्रक्चर। ZnS टाइप स्ट्रक्चर देखो, ZnS टाइप जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेड और दूसरे को हम लोग कहते हैं अर्जाइट। जिंक ब्लेड बोलो या फिर अर्जाइट बोलो, दोनों का केमिकल फॉर्मूला ZnS ही होता है। जिंक ब्लेड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं स्प्लैटर। जिंक ब्लेड बोलो या फिर एस्फेल्टियर बोलो, एक ही चीज है आपके पास। हम लोग यहाँ पे जिंक ZnS के बारे में हम क्लोज स्ट्रक्चर या फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में डील करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिंक ब्लेड, उसके बाद देखेंगे अर्जाइट। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनमें पैकिंग अलग अलग होंगे, इसलिए इनका नाम भी अलग अलग हो जा रहा है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जिंक ब्लेड के बारे में। सबसे पहला हम लोग के पास रहेगा टॉपिक जिंक ब्लेड। सबसे पहला रहेंगे हमारे पास जिंक ब्लेड। देखो, जिंक ब्लेड जो होते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ZnS होता है। अब ZnS में दो टाइप्स के एटम होते हैं, एक है आपके पास जिंक +2 और एक है आपके पास सल्फर 2-। आपको मैं बताया था पिछले क्लास में कि केटायंस और एनायंस होते हैं। केटायन जनरली व्हाइट्स को ऑक्यूपाई करना चाहता है और एनायंस जनरली पैकिंग बनाते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में इसकी बात किए हुए थे। केटायन व्हाइट पे क्यों जाता है? केटायन व्हाइट पे इसलिए जाते हैं क्योंकि इसकी साइज क्या होते हैं, इस एनायन के कंपैरिजन में जनरली छोटा होता है, जिसके वजह से केटायन हमेशा व्हाइट्स को ऑक्यूपाई करता है और जो एनायंस होते हैं वो आपकी पैकिंग्स बनाते हैं। यहां पर जो होंगे, आप ये एज्यूम करके चलो, यहाँ पे जो सल्फर 2- है, इसका साइज अप्रोक्सीमेटली बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू Zn+2, जिसके वजह से इसका साइज क्या हो गया? छोटा हो गया इसके कंपैरिजन में। तो ये जनरली व्हाइट्स को ऑक्यूपाई करता है और ये आपके पैकिंग बनाते हैं। जिंक व्हाइट्स को ऑक्यूपाई क्यों किया? क्योंकि जिंक का साइज सल्फर के कंपैरिजन में क्या होता है? छोटा होता है। तो हम लोग यहां से अब देखते हैं कि कौन सा पैकिंग हमारे S2- ऑक्यूपाई करेगा और कौन सा व्हाइट जिंक +2 ऑक्यूपाई करने वाले हैं। तो हम यहां से बोल सकते हैं, यहां पर in ZnS structure, Zn+S2- occupy FCC लैटिस और CCP लैटिस। कहने का मतलब क्या है कि जो S2- होते हैं वो आपके किसी क्यूब के कॉर्नर पे अवेलेबल होगा और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे अवेलेबल होगा, जिसके लिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। यानी कि S2- जो होगा वो आपके FCC बनाएगा, जबकि Zn+2 होंगे ये आपके अल्टरनेट टी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। अल्टरनेट टी वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। अब अल्टरनेट टी वॉइड कहने का मतलब क्या है कि एक को छोड़ करके, जैसे कि टी वॉइड के बारे में मैंने बात किया था कि एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिस्ट करते हैं। उन दो टेट्राहेड्रल वॉइड में से एक में जिंक +2 ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे में जिंक +2 ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, बल्कि क्या होंगे? खाली
खाली होंगे जी। सपोज करो ये हमारे कॉर्नर है और वो हमारी कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर को अगर हम लोग एक एक्सिस पास करते हैं तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अब इस बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेगा, उस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पे एक टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेगा। मैंने लास्ट क्लास में ये बात किया हुआ था कि एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करते हैं, उन 2 टेट्राहेड्रल वाइड में से सिर्फ एक में जिंक +2 ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे में जिंक +2 ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। अल्टरनेट का सिंपल मीनिंग ये होता है कि एक को छोड़ करके, एक को छोड़ करने के कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो ये फेस है तो ये फेस का ऊपर वाला फेस क्या होगा, एडजेसेंट होगा। कहने का मतलब इसके बाद लगातार आपको नहीं लेना है, एक को छोड़ करके दूसरे फेस को कंसीडर करो। मान लो ये फेस है तो इससे लगा हुआ ये फेस होगा, इसको छोड़ दो और इसके सामने वाले को करो तो एक को छोड़ करके आए ना, तो इसका अल्टरनेट क्या हो गया, ये सामने वाला फेस हो गया। तो अल्टरनेटिव वाइड कहने का मतलब क्या है, जनरली आप ऐसे कह सकते हो कि हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेंगे। अब इसके आधार पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं, वो स्ट्रक्चर देखो कैसा दिखेगा। जैसे कि मान लो ये हमारी यहां पर देखो, यहां पर जिंक +2 है, इसको मैं डिनोट करूंगा सर्कल के थ्रू, और यहां पर जिंक +2 है, इसको मैं डिनोट करूंगा ब्लू कलर से। अब देखो इस क्यूब में S2- कहां पर अवेलेबल है, FCC पर। FCC कहने का मतलब क्या है कि एटम्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर भी होगा और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे भी होंगे। तो कॉर्नर पे यहाँ पे S2-, यहां पर भी कॉर्नर है, यहां पर भी कॉर्नर है, कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर में, ये भी कॉर्नर में, सारे कॉर्नर में एक S2- होगा और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे भी होगा। अब ये बता दिया आपके क्या है, S2- है। अब देखो ये तो हम लोग S2- को डिनोट कर लिए क्यूब के अंदर में, हम लोग जिंक +2 को अब हम लोग डिनोट करने वाले हैं। जिंक +2 कहां पर अवेलेबल होगा, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड पर, और एक 2 कॉर्नर के बीच में एक बॉडी डायगोनल बनेगा और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करते हैं। उन 2 टेट्राहेड्रल वाइड में से किसी एक में जिंक +2 ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे में जिंक +2 ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। जैसे कि मान लो मैंने ये कॉर्नर लिया और ये कॉर्नर लिया, तो 2 कॉर्नर के बीच में एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अब इन बॉडी डायगोनल में इन बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेगा। इसमें से एक में तो आपके जिंक +2 ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे में जिंक +2 ऑक्यूपाई नहीं करेगा। उसी तरीके से ये कॉर्नर और ये कॉर्नर को मैंने ले लिया, 2 कॉर्नर के बीच से एक बॉडी डायगोनल पास होगा और वो बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेगा। उसमें से सिर्फ एक में हम लोग को जिंक +2 मिलेगा, दूसरे में जिंक +2 नहीं मिलेगा। मैं ये कॉर्नर और ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो 2 कॉर्नर के बीच में एक बॉडी डायगोनल बनेगा और उनमें 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेंगे। उनमें से सिर्फ एक में जिंक +2 ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे में जिंक +2 ऑक्यूपाई नहीं करेगा। उसी तरीके से ये कॉर्नर के बीच में बात कर लो तो 2 कॉर्नर में एक बॉडी डायगोनल बनेगा, उन बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करेगा और उनमें से सिर्फ हम लोग एक में जिंक +2 को ऑक्यूपाई करवाएंगे, दूसरे में खाली आपके रहेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका, इसको हम लोग कहते हैं जिंक ब्लेड स्ट्रक्चर। इसको स्प्लैटर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो अब देखो ये थे हमारे पास जिंक ब्लेड के बारे में। जिंक ब्लेड में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होते हैं, S2- होगा, FCC लैटिस बनाएगा और जिंक +2 अल्टरनेटिव वाइड को ऑक्यूपाई करेगा। ये पॉइंट्स को आप याद रखना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम इसमें हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एटम। तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ एटम देखेंगे S2- का। S2- में देखो S2- कहां पर अवेलेबल है, कॉर्नर पे अवेलेबल है और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे अवेलेबल है। तो यहां पर कॉर्नर पर अवेलेबल हो जाएगा और ये फेस के सेंटर पर होगा, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, FCC बोलते हैं। कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8 और टोटल कॉर्नर कितने होते हैं, 8 प्लस फेस का कंट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल फेस कितने होते हैं, 6। वैल्यू कितने आ गए, 4। अब मैं नेक्स्ट एटम Zn+2 की बात कर रहा हूं। तो जिंक +2 देखो, जिंक +2 कहां पे ऑक्यूपाई कर रहे थे, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड पे।
कहां पे, हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल व्हाइट। यानी कि टेट्राहेड्रल व्हाइट टोटल कितने बनते हैं, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एक क्यूब के अंदर में टोटल टेट्राहेड्रल व्हाइट 8 एग्जिट करते हैं और टोटल ऑक्टाहेड्रल व्हाइट 4 एग्जिट करते हैं। तो 8 का आधा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि S2 माइनस का 4 यूनिट मिल रहा है और जिंक प्लस 2 का 4 यूनिट मिल रहा है। यानी कि ZnS की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं इसको होल 4 दे दूं, अब यहां से जिंक का 4 यूनिट और सल्फर का भी 4 यूनिट, तो इसका फॉर्मूला यूनिट क्या मिल जाएगा, आपका फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे यहां से 4। पता चल गया होगा फॉर्मूला यूनिट कैसे निकालते हैं। तो ये थे आपके पास नंबर ऑफ एटम। तो S2 माइनस में यानी कि सल्फर का कितना एटम होगा जिंक ब्लेड में, 4, और जिंक का कितना एटम होगा, 4। दोनों का एटम सेम है, तो यहां पर मैंने जिंक का भी 4 एटम निकाल लिए और सल्फर का भी 4 एटम निकाल लिए। तो ये फॉर्मूला यूनिट कितना मिल गया आपको, 4 पर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर में हम लोग बात किए थे कि एक एटम के चारों तरफ नजदीक डिस्टेंस पर पाए जाने वाले एटम्स जो होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। मैं यहां पर देखो, हम लोग यहां पर देखो इस एटम को कंसीडर कर रहे हैं। ये एटम आपके पास क्या है, S2 माइनस। आपको पता है कि 2 कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल पास होता है। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो लाइन दिख रहा है इससे मैं बगल वाले यूनिट सेल की तरफ ट्रांसफर हो जा रहा हूं। ये वाला जो एज दिख रहा है इससे ऊपर वाले यूनिट सेल में ट्रांसफर हो जा रहा हूं। ये वाला लाइन से इधर मैं ट्रांसफर हो जा रहा हूं, ये वाला लाइन से इधर ट्रांसफर हो जा रहा हूं। देखो यहां पर एटम है तो यहां पर भी एटम होगा, यहां पर एटम है तो यहां पर भी एटम होगा, यहां पर एटम है तो यहां पर भी एटम होगा, यहां पर एटम है तो यहां पर भी एटम होगा। मतलब कि ये एटम बगल वाले यूनिट सेल के लिए है, ये वाला एटम ऊपर वाले यूनिट सेल के लिए है, ये एटम भी बगल वाले यूनिट सेल के लिए है। जिस तरीके से ये यूनिट सेल है, जैसे कि मान लो ये हमारे पास रूम है तो इसके बगल वाले भी रूम होंगे, इसके उधर भी रूम होंगे, इसके भी हमारे पास क्या होगा, रूम होगा। अब देखो इसके, अब देखो यहां पे दो, यहां पर देखो ये 2 एटम्स हो गए। 2 एटम्स के बीच में एक बॉडी डायगोनल बनता है। यानी कहने का मतलब है कि दो कॉर्नर आपस में मिलाकर के एक बॉडी डायगोनल एग्जिट करवाते हैं और एक बॉडी डायगोनल में आपके 2 टेट्राहेड्रल व्हाइट एग्जिट करते हैं। उन 2 में से सिर्फ एक में जिंक ऑक्यूपाई करेगा और बाकी में जिंक ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। अब यहां पर देखो, यहां पर भी एक कॉर्नर है, यहां पर भी एक कॉर्नर है, 2 एटम के बीच में एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अब इसमें से सिर्फ एक में टेट्राहेड्रल व्हाइट बनेगा, सॉरी एक में आपके जिंक प्लस 2 ऑक्यूपाई करेंगे, दूसरे में जिंक प्लस 2 ऑक्यूपाई नहीं करेगा। इन 2 एटम में से इन 2 एटम जो है इसको हम लोग कॉर्नर में कंसीडर कर लेते हैं और कॉर्नर में 2 कॉर्नर मिलाकर के एक बॉडी डायगोनल बनता है और एक बॉडी डायगोनल में आपके 2 टेट्राहेड्रल व्हाइट एग्जिट करते हैं। 2 में से सिर्फ एक में जिंक ऑक्यूपाई करेगा, दूसरे में जिंक ऑक्यूपाई नहीं करेंगे। सिंपल इस एटम को देखो, इस एटम को देखो, दोनों एटम्स की कॉर्नर को अगर मैं मिला दूं तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा और उनमें 2 टेट्राहेड्रल व्हाइट एग्जिट करेंगे। उसमें से सिर्फ एक में जिंक प्लस 2 ऑक्यूपाई करेगा और दूसरे में जिंक प्लस 2 ऑक्यूपाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल व्हाइट को ऑक्यूपाई करने वाला है। तो इसमें इन दोनों एटम्स में से सिर्फ एक में टेट्राहेड्रल व्हाइट एग्जिट करेगा। इसमें भी सिमिलर कहानी, एक में टेट्राहेड्रल व्हाइट एग्जिट करेगा। अब देखो एक S2 माइनस को सराउंड करने वाले 1 जिंक, 2 जिंक, 3 जिंक और 4 जिंक है। यानी कि एक सल्फर माइनस को सराउंड करने वाले 4 जिंक प्लस 2 हैं। इसके वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं each S2 माइनस सराउंडेड बाय 4 जिंक प्लस 2 एंड each zinc plus 2 ions surrounded by 4s2 minus. Hence its coordination number is equal to 4. कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा इसका, 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोज डिस्टेंस बिटवीन जिंक प्लस 2 एंड S2 माइनस। अब देखो सपोज करो मैं ये वाला लेता हूं, ये एक S2 माइनस है और ये टेट्राहेड्रल व्हाइट पे यहां पे एक जिंक प्लस 2 है। यानी कि यहां पर ले लो एक आपके पास S2 माइनस है
और इसके साथ साथ 1/4 डिस्टेंस पर यहां पर क्या आपके पास जिंक +2 है। अब देखो ये तो है बॉडी डायगोनल ना, अब बॉडी डायगोनल का डिस्टेंस क्या होता है √3, ठीक है। और एक टेट्राहेड्रल वॉइड जो होते हैं 1/4 डिस्टेंस ऑफ बॉडी डायगोनल पर मौजूद होता है, तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या मिल जाएगा आपका √3a/4। यानी कि एक सल्फर और एक जिंक +2 के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा आपको √3a/4, यानी कि बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पे जिंक +2 आयंस क्या होंगे मौजूद रहेंगे। तो ये थे आपके पास कंप्लीट स्ट्रक्चर और कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ जिंक ब्लेड। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, नोट में जिंक ब्लेड के जैसा ही डायमंड्स का भी स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोटोकॉपी कह सकते हो उसको। यानी कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होते हैं वो बिल्कुल जिंक ब्लेड के जैसा ही होता है, बशर्ते कुछ कुछ डिफरेंस होते हैं। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिख लेंगे यहां पे, डायमंड्स हैव सेम लाइक स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक जिंक ब्लेड। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस यहां पर ये कार्बन ही ऑक्यूपाई करेगा एफसीसी पर और कार्बन ही हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करेगा। पिछले वाले जिंक ब्लेड में क्या हो रहे थे कि सल्फर एफसीसी बना रहे थे, जबकि जिंक +2 हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था। लेकिन डायमंड भी बिल्कुल इसी के जैसा स्ट्रक्चर होगा। दोनों में डिफरेंस क्या है कि एफसीसी में कार्बन ही मौजूद रहेंगे और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही मौजूद रहेगा। इसलिए तो इसमें कोई अलग एटम्स मौजूद नहीं होते, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम देखो, पहले हम लोग ये कार्बन को देखते हैं एफसीसी पर। तो एफसीसी वाले जो कार्बन होते हैं उसमें आपके कॉर्नर पे एटम होते हैं, उसके साथ साथ फेस के सेंटर पर होता है। तो कॉर्नर पर जो कंट्रीब्यूशन होते हैं 1/8 और टोटल कॉर्नर होते हैं 8 प्लस फेस पर कंट्रीब्यूशन होता है 1/2 और टोटल फेस होता है 6। वैल्यू कितना आ गया 4। अब इसकी बात करो, जो कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड पे मौजूद थे, तो कार्बन यहां पर जो टेट्राहेड्रल वॉइड पर होगा उसका हाफ, यानी कि हाफ, और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 8। वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहां पर ये कार्बन जो टेट्राहेड्रल वॉइड पर ऑक्यूपाई कर रहे थे उसका भी एटम्स कितना आया 4, और यहां पर जो कार्बन थे उसका भी एटम कितना आया 4। तो टोटल कार्बन एटम कितने हो जाएंगे एफसीसी पर और टेट्राहेड्रल वॉइड पर, दैट इज 4 + 4 = 8। ये पॉइंट को आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपके पास जिंक ब्लेड का स्ट्रक्चर और डायमंड का स्ट्रक्चर। इसके बाद हम लोग एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो कि ZnS का ही केमिकल फॉर्मूला होगा उसका। सेकंड, इसमें हम लोग देखते हैं अर्जाइड के बारे में। इसका भी फॉर्मूला क्या होता है ZnS ही होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, फॉर 2- आयन थे और जिंक +2 आयन थे। जिंक ब्लेड में ये एफसीसी बना रहा था, जबकि अर्जाइड की बात करेंगे तो ये एफसीसी नहीं बल्कि क्या बनाएगा HCP बनाएगा, ऑक्यूपाई HCP लैटिस। डिफरेंस पता चल गया होगा दोनों में क्या डिफरेंस है। जिंक ब्लेड में क्या थे, जो सल्फर 2- थे वो ऑक्यूपाई कर रहे थे फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल को, लेकिन सल्फर 2- अर्जाइड के केस में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लैटिस को ऑक्यूपाई करेगा, और जिंक जो होंगे वो ऑक्यूपाई करेंगे हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड को। अब हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ एटम की। इसमें नंबर ऑफ एटम की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम सबसे पहले निकालते हैं S2- का। आपको पता है कि HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 6 होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यह कंप्लीट करवाया था कि HCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम HCP में 6 होते हैं। फेस सेंटर पे कितने होते हैं 4 होते हैं। बॉडी सेंटर पे कितने होते हैं 2 होते हैं। और
कॉर्नर पे कितने होते हैं कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8, वैल्यू कितने आ जाता है नंबर ऑफ एटम का 1। तो S2 माइनस जो है यहाँ पर SCP बना रहे हैं, तो SCP में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं 6 होते हैं। और जिंक +2 की बात करो, ये हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वाइड को एग्जिट करवाने वाला है। अब देखो आपको एक पॉइंट याद होगा, इफ एन एटम इन पैकिंग, अगर एक एटम एन एटम है पैकिंग में, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने बनते थे 2n बनते थे, और टोटल ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने बनते थे n बनते थे। अब जरा सोचो तो यहां पे n की वैल्यू मैंने 6 रख दिया है, n की वैल्यू मैंने 6 रख दिया है, तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे 12, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। फिट करने वाला है, यहां से 12 को मैंने फिट कर दिया, वैल्यू कितने आ गए 6 आ गए। यानी कि जिंक +2 का भी 6 एटम का रिक्वायरमेंट है, और सल्फर का भी 6 एटम का रिक्वायरमेंट। यानी हम क्या लिख सकते हैं ZnS का होल 6। तो फॉर्मूला यूनिट यहां पे क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला यूनिट हो जाएंगे 6। ये थे आपके अर्जाइड के स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड स्ट्रक्चर बेसिकली कैल्शियम फ्लोराइड के नाम से हम लोग इसको बोलेंगे। देखो फ्लोराइड में आपके पास 2 एटम है, एक है आपके पास कैल्शियम +2 और दूसरे एटम है आपके पास F-। यहाँ पे कैल्शियम +2 है, यहाँ पर क्या है आपके पास F- है। यहाँ पर अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज जो होते हैं यहाँ पर F- का बड़ा हो जाता है इन कंपेरिजन टू, सॉरी, जो कैल्शियम +2 का साइज होते हैं वो बड़े हो जाते हैं इन कंपेरिजन टू F-। यहाँ पर एक्सेप्शन है, यहां पर F- छोटा हो जाता है इन कंपेरिजन टू कैल्शियम +2। कारण है यहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के होने की वजह से यहां पर F- का जो साइज होता है इन कंपेरिजन टू कैल्शियम +2 से क्या हो जाते हैं आपके घट जाते हैं। अब देखो चूंकि यहां पर F- का साइज छोटा है इन कंपेरिजन टू कैल्शियम +2, तो ये आपके वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेंगे और ये आपके पैकिंग बनाएगा। अब यहां पर देखो, यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं, इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर F- जो ऑक्यूपाई करेंगे, सॉरी, कैल्शियम +2 जो आयंस होते हैं ये पैकिंग बनाता है, और ये पैकिंग कौन सा बनाएगा, ऑक्यूपाई फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से। यानी कि FCC में कैल्शियम +2 आयन जाएंगे, और जो F- होगा वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करेगा, ऑल टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर लेगा। कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर में जो कैल्शियम होते हैं +2 वो FCC पे जाता है। देखना यहाँ पे कि केटायन वाइड्स पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि केटायन आपके कहां पे जा रहे हैं, FCC पे जा रहे हैं, F- आपके वाइड्स पे जा रहे हैं। अब इसके आधार पे अगर मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसा बनेगा, सपोज करो कि मैंने ये कैल्शियम को ये सर्कल के रूप में डिनोट कर लिया, और ये जो टेट्राहेड्रल वाइड पे जो फ्लोरीन मौजूद थे इसको मैं डिनोट कर देता हूं ब्लू कलर से। अगर अब इन दोनों एटम्स को मैं इस क्यूब में अरेंज करूं तो कैल्शियम कहां पर है आपके FCC पे। FCC कहने का मतलब क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट कॉर्नर पर भी और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पर भी। तो यहां पर एटम्स होंगे, सारे कॉर्नर में कैल्शियम अवेलेबल होगा, और इसके साथ साथ फेस के सेंटर पे अवेलेबल होंगे। तो ये आपके कैल्शियम हो गए। और फ्लोरीन माइनस सारे के सारे टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई करने वाले हैं। अब यहां से देखो, 2 कॉर्नर मिलाकर के एक बॉडी डायगोनल बनता है, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि ये वाला कॉर्नर, पहला ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, 2 कॉर्नर को मिलाओगे तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा, और उन 2 बॉडी डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर एक एक कॉर्नर से या बॉडी के सेंटर से टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करता है। इसके 1/4 डिस्टेंस पे एक F- एग्जिट करेगा, और इसके 1/4 डिस्टेंस पे एक F- एग्जिट करेगा। अब मैं ये कॉर्नर और ये कॉर्नर की बात कर रहा हूं, तो ये 2 कॉर्नर को अगर मिला दोगे तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वाइड एग्जिट करते हैं। अब दोनों में आपके F- ऑक्यूपाई करने वाले हैं, इस टाइप का।
ये कॉर्नर को ले लो और ये कॉर्नर को ले लो, तो दो कॉर्नर को मिलाओगे तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा। अब उसमें दो टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिट करेंगे 1/4 डिस्टेंस पर, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और ये दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये कॉर्नर को कंसीडर करो, ये कॉर्नर कंसीडर करो, दोनों को मिलाओगे तो एक बॉडी डायगोनल बनेगा और उसमें दो टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिट करेंगे 1/4 डिस्टेंस पर। तो यहां से ये 1/4 डिस्टेंस पर एक F माइनस ले लो, यहां से ये 1/4 डिस्टेंस पर F माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपके फ्लोराइड का दिखता है। अगर मैं इसके नंबर ऑफ एटम्स की बात करूं, नंबर ऑफ एटम्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ एटम इसमें देखो, एक एटम है कैल्शियम +2 और दूसरे हैं आपके पास F माइनस। अब देखो कैल्शियम +2 की बात करो तो कैल्शियम +2 आपके FCC पर मौजूद है, यानी कि कॉर्नर पर भी कैल्शियम है, उसके साथ साथ फेस के सेंटर पर भी है। तो कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8, टोटल कॉर्नर 8 प्लस, फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2, टोटल फेस 6, वैल्यू कितने आ गए 4। फ्लोरीन माइनस की बात करो तो फ्लोरीन माइनस देखो सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल, सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड को एग्जिट कर रहे हैं और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितना बनता है 8 बनता है। कैलकुलेट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहां से देखो फॉर्मूला यूनिट की बात करो, आपको यहां पे कैल्शियम F2, कैल्शियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CaF2। यहां पे कैल्शियम का कितना यूनिट है 4 यूनिट है और फ्लोरीन का कितना यूनिट है 8 यूनिट है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कैल्शियम का 4 यूनिट मिल जाएगा, फ्लोरीन का 8 यूनिट मिल जाएगा। तो फॉर्मूला यूनिट यहां से क्या पता चल जाएगा आपको, फॉर्मूला यूनिट यहां से मिल जाएगा 4। कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं हम लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर से वही कहानी आ जाओ यहीं से। कोऑर्डिनेशन नंबर ये है आपके पास कैल्शियम +2 आयन और ये है आपके पास F माइनस आयन। इसके ऊपर वाली यूनिट सेल को मैं मिला देता हूं, इसके बगल वाली यूनिट सेल को मैं मिला देता हूं, इसके बाएं दाएं वाला यूनिट सेल को मिला देता हूं और ये वाला से भी एक यूनिट सेल को मैं मिला देता हूं। अब देखो मान लो यहां पर ये कॉर्नर है तो यहां पर भी एटम होगा, यहां पर भी एटम होंगे, यहां पर भी एटम होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होंगे, यहां पर भी होगा। अब देखो अगर मैं ये दो कॉर्नर के एटम की बात कर रहा हूं तो दो कॉर्नर में एक बॉडी डायगोनल बनता है और एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिट करते हैं, यानी कि यहां पर भी F माइनस एग्जिट करेगा, यहां पर भी F माइनस एग्जिट कर सकता है, इन दोनों में यहां पर एग्जिट करेगा, यहां पर एग्जिट करेगा। क्यों? क्योंकि दो कॉर्नर को ले लिए हो। अगर इसको हम लोग कॉर्नर बोल रहे हैं, ये एटम को, दोनों एटम को अगर आप मिला दोगे तो एक बॉडी डायगोनल बन जाएगा और एक बॉडी डायगोनल में दो टेट्राहेड्रल वॉइड एग्जिट करते हैं, दोनों 1/4 डिस्टेंस पर। तो यहां पर 2 मिल गए, यहां पे 2 मिल गए, उसी तरीके से यहां पर 2 मिल जाएंगे, उसी तरीके से यहां पर भी 2 मिल जाएगा। अब ये एटम देखो अपने साथ नजदीक डिस्टेंस पे कितने एटम से घिरा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहां पर जो कैल्शियम +2 है, कैल्शियम +2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितने मिल जा रहे हैं आपके 8 मिल जा रहे हैं। अगर आप F माइनस को देखोगे, F माइनस कहां पर है ये वाला ब्लू कलर से, इसके नजदीक देखो तो कितने कैल्शियम मौजूद है, इसके नजदीक कोई भी एक F माइनस को ले लो, उसके नजदीक देखो तो एक कैल्शियम, यहां पे दूसरा कैल्शियम, यहां पे तीसरा कैल्शियम, यहां पर चौथा कैल्शियम। तो एक फ्लोरीन माइनस के चारों तरफ सराउंड करने वाले 4 कैल्शियम होते हैं और एक कैल्शियम के चारों तरफ सराउंड करने वाले 8 फ्लोरीन है। इसके वजह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं 8:4 टाइप स्ट्रक्चर, 8:4 टाइप स्ट्रक्चर। ये देखो ये कोऑर्डिनेशन नंबर से आया हुआ है, ये बता रहा है कि कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8 और फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो ये थे आपके पास फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटी फ्लोराइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड में हम लोग लेते हैं एग्जांपल Na2O, सोडियम ऑक्साइड का। एंटी फ्लोराइड कहने का मतलब क्या है, फ्लोराइड के उल्टा, यानी कि जो केटायन वहां पे FCC बना रहा था वो केटायन अब एंटी फ्लोराइड में टेट्राहेड्रल वॉइड बनाएगा। जो एनायन फ्लोराइड के केस में टेट्राहेड्रल वॉइड पे जा रहे थे, अब वही एनायन
एंटी फ्लोराइड के केस में टेट्राहेड्रल वाइड को नहीं बल्कि एफसीसी को ऑक्यूपाई करेगा। अब यहां पर देखो एटम्स है आपके पास सोडियम प्लस और ऑक्सीजन है 2 माइनस। सोडियम प्लस जाएंगे ऑल टेट्राहेड्रल वाइड पे और ऑक्सीजन जाएगा ऑक्यूपाई एफसीसी। अब देखो पिछले फ्लोराइड में हम लोग बात किए थे कैल्शियम +2 और F- का, ये जा रहे थे एफसीसी पे और ये जा रहे थे टी वॉइड में। अब देखो तो केटायन और एनायन के उल्टा काम कर रहे हैं कि नहीं, यहां पर एनायन टी वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था, यहां पर केटायन टी वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा था, तो एग्जैक्ट इसके उल्टा है या नहीं है, तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। अब यहां पर देखो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का दिख सकता है। सपोज करो मैंने इसको सर्कल ले लिया और इसको मैंने ब्लू कलर से डिनोट कर दिया, तो सर्कल में आपके एफसीसी बनाएंगे, यानी कि एटम्स कॉर्नर पे अवेलेबल होगा और उसके साथ साथ फेस के सेंटर पे भी अवेलेबल होगा, और सारे सोडियम आपके टेट्राहेड्रल वाइड को एग्जिट करेंगे, यानी कि ये कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वाइड, यहां से ये मिल जाएगा। कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपके एंटी फ्लोराइड का। अगर मैं इसकी नंबर ऑफ एटम की बात करूं, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम देखो सबसे पहले सोडियम प्लस का, तो सोडियम प्लस में सारे सोडियम प्लस जो हैं आपके टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी कि टेट्राहेड्रल वाइड टोटल कितने बन रहे हैं यहां पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6, एक यहां पर है 8। टोटल टेट्राहेड्रल वाइड कितने बन जाएंगे, यहां से 8 मिल जाएंगे, यानी कि 8 पॉइंट पे आपके सोडियम मौजूद होंगे, और इसके साथ साथ जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का कितना मिल जाएगा आपके पास, वो कॉर्नर पे अवेलेबल होंगे और फेस के सेंटर पे। तो कॉर्नर कंट्रीब्यूशन 1/8 इंटू 8 और फेस के लिए 1/2 इंटू 6, वैल्यू आ गए 4। अगर मैं इसकी फॉर्मूला यूनिट की बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है Na2O। यहां पे सोडियम का 8 यूनिट रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन का 4 यूनिट रिक्वायरमेंट है। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 4 दूनी 8 सोडियम का हो जाएगा, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला यूनिट कितना मिल जाएगा 4 मिल जाएगा। अगर मैं इसी कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करूं तो उसके उल्टा काम करेगा, वहां पे कैल्शियम के लिए 8 हो रहे थे, यहां पर सोडियम के लिए क्या हो जाएगा 4, उल्टा काम करेगा, उससे उल्टा बिल्कुल फ्लोराइड के उल्टा काम होगा। वहां पर एनायंस के लिए मिल रहे थे 4, यहां पर एनायंस के लिए कितना मिलेगा 8 मिलेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे 4:8 टाइप स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो ये थे आपके पास कंप्लीट कंपाउंड स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम लोग 2 सोडियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसमें आज हम लोग देखें जिंक ब्लेड के बारे में, अर्जाइड के बारे में, फ्लोराइड के बारे में और एंटी फ्लोराइड के बारे में। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डिफेक्ट्स। देखो डिफेक्ट्स को समझने के लिए हम लोग पहले एक तरफ समझेंगे, उसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड में एटम्स का अरेंजमेंट रेगुलर रिपीटिंग में ऑर्डर में होता है, यानी कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है, कुछ इस टाइप का। यह आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। देखो यहाँ पे प्लस के बाद माइनस आ गया, माइनस के बाद प्लस आ गया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, फिर माइनस आएगा। इधर से आ जाए प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, फिर माइनस। तो यहाँ पर एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रू सॉलिड बोलते हैं, या फिर प्योर सॉलिड के नाम से जानते हैं।
लेकिन कुछ टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, यहां पर हम लोग कुछ भी टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद इसमें कुछ कुछ डेविएशन हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ कुछ एटम्स का अरेंजमेंट हट जाता है, जैसे कि कुछ इस टाइप का, कुछ अरेंजमेंट में आपको चेंजिंग दिखने को मिलेगा। यहां पे प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, मान लो यहां पे डिफेक्ट हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब देखो यहां पे मैंने कुछ टेम्परेचर को अप्लाई किया, कुछ टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद कुछ एटम्स का अरेंजमेंट अपने पोजीशन से डेविएट कर गया। जैसे यहां पे माइनस के बाद प्लस आ रहा था, प्लस के बाद माइनस आ रहा था, यहां माइनस के बाद रिमूव हो गया, उसके बाद डायरेक्ट क्या आ जा रहा है, प्लस आ जा रहा है। तो देखो यहां पे कुछ टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद इसके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजिंग आया है, कुछ ना कुछ चेंजिंग आया है। पहले यहां पर केटायन को देखो, यहां पर थे केटायन, यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो ये टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद कुछ कुछ डेविएट हो गया है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। यानी कि कुछ भी टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद अगर उसकी रिपीटिंग ऑर्डर में कुछ ना कुछ डिविएशन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफेक्ट्स किसको बोलते हैं, इम्परफेक्शन किसको बोलते हैं। अब एक करके हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर each crystalline solid tends to have perfectly orderly arrangement। क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट 0 केल्विन टेम्परेचर पर कितना हो गया, एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पर कितना कैसा होगा, रेगुलर रिपीटिंग ऑर्डर में आपके होंगे। लेकिन अगर कुछ टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो कुछ टेम्परेचर अप्लाई करने के बाद उसकी अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ डेविएशन आ जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट्स बोलते हैं। यहां से लिख सकते हैं एनी डेविएशन इन परफेक्टली ऑर्डरली अरेंजमेंट called defects or imperfection। अब देखो एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। अब देखो थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये डिफेक्ट्स कब अप्लाई हुए, बाय द हेल्प ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे मैंने दिया या टेम्परेचर इंक्रीजमेंट किया डिक्रीजमेंट किए तो उसके अरेंजमेंट में कुछ ना कुछ चेंजिंग आए। इसलिए थर्मो मतलब क्या होता है, हीट या फिर टेम्परेचर बोल सकते हो आप, टेम्परेचर ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट या फिर हीट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब देखो आप चाहे टेम्परेचर को बढ़ाओ या टेम्परेचर को घटाओ, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो जहां पर ये जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है इसमें डेविएशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद तो लिख सकते हैं यहां पर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर crystal starts deviation from regular repeating order arrangement of atom। On increasing temperature crystal start deviation फ्रॉम रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ एटम। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे क्रिस्टल जो होंगे आपके डेविएशन शो करने लगेगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करने के बाद, ये टेम्परेचर को घटाने के बाद, इस टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंसी होने की वजह से ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखो इस डिफेक्ट्स के थ्रू आप बहुत सारे सॉलिड की प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट कर सकते हो, बता सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो गया या फिर उसकी कंडक्टिविटी हो गए। तो इस डिफेक्ट्स के थ्रू आप सॉलिड की कुछ कुछ प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो। तो एक पॉइंट यहां से और लिख लो, सम प्रॉपर्टीज ऑफ
properties of solid like mechanical strength, conductivity, etc. can be explained by डिफेक्ट। तो डिफेक्ट्स के थ्रू आप किसी भी सॉलिड के मैकेनिकल स्ट्रेंथ, कंडक्टिविटी या इसी तरह के कुछ प्रॉपर्टी का आप एक्सप्लेन आसानी से कर सकते हो। अब देखो डिफेक्ट्स के टाइप्स के बारे में हम लोग, ये तो हो गया कुछ जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ डिफेक्ट्स। अब हम लोग इसमें कुछ और चीज देखते हैं, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहला चीज देखो डिफेक्ट्स, एक मतलब फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूं इसको। जैसे कि मान लो ये हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये आपके अरेंजमेंट दिख रहे हैं। ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। ये तो हमारे पास जनरल सॉलिड हो गया, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मान लो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये अभी ट्रू के फॉर्म में है, मैंने कुछ टेम्परेचर अप्लाई किया, सपोज करो ये माइनस हट गया। अगर एक पॉइंट में अरेंजमेंट आपके एक पॉइंट पे आपके डिफेक्ट शो कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफेक्ट आपके शो कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है, जिसमें कि आयंस मिसिंग हो जा रहे हैं। अगर मान लो ये भी माइनस चार्ज हट गया, ये भी माइनस चार्ज हट गया, अब देखो तो एक लाइन पे आपकी मिसिंग हो रहे होंगे, यहां पर भी हट गया, यहां पर भी हट गया, यहां पर भी हो गया। तो एक लाइन पे अगर एटम्स का मिसिंग हो रहा है या फिर आयंस का मिसिंग हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। हालांकि मैं लाइन डिफेक्ट अभी आपको सिलेबस में नहीं दिया गया है, हमें पढ़ना नहीं है। तो बेसिकली डिफेक्ट आप समझ रहे होंगे क्या होगा। डिफेक्ट कोई भी एटम्स का अरेंजमेंट हट जाता है, डेविएट हो जाता है अपने रेगुलर पैटर्न से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफेक्ट बोलते हैं। अब डिफेक्ट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉइंट डिफेक्ट और दूसरे होते हैं लाइन डिफेक्ट। अगर कोई भी डिफेक्ट एक पॉइंट्स के अलोंग काम कर रहा है या कोई भी एटम्स मिसिंग हो जा रहे हैं या फिर आयंस मिसिंग हो जा रहे हैं एक पॉइंट के अंतर्गत, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। और अगर एक पूरे लाइन के अंतर्गत वो डिफेक्ट शो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो एक पॉइंट यहां से हम लोग लिख लेते हैं, द डिफेक्ट which arises due to irregularities in arrangement of atom or ions called एटॉमिक डिफेक्ट। अगर कोई एटम में आपको डिफेक्ट दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक डिफेक्ट बोलते हैं। और अगर किसी एक आयंस में आपके डिफेक्ट शो कर रहे हैं तो उसको हम लोग पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। तो लिख लेते हैं यहां से एटॉमिक डिफेक्ट which arises due to missing or misplacement of ions called point defect। तो पॉइंट डिफेक्ट कहते किसको है, किसी एक पॉइंट के अंतर्गत आपको डिफेक्ट शो करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट आपके दो टाइप के हो जाते हैं, पॉइंट डिफेक्ट आपके दो टाइप के होते हैं। तो पॉइंट डिफेक्ट आपके दो टाइप के होंगे, लिखेंगे हम लोग यहां से पॉइंट डिफेक्ट्स
आर फॉलोइंग टाइप। मोस्टली दो टाइप के होते हैं, यहां से लिखेंगे हम लोग पॉइंट डिफेक्ट। ये दो टाइप के हो गए आपके, एक होगा स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, और सेकंड हो जाएगा नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। सबसे पहला है आपके पास स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट और दूसरा होंगे आपके पास नॉन स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। अब स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट दो टाइप के होंगे आपके पास, यहां पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला स्पॉट की डिफेक्ट और एक देखेंगे हम लोग फ्रिंकल डिफेक्ट, फ्रिंकल डिफेक्ट। इसमें हम लोग दो टाइप देखेंगे, एक देखेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरे देखेंगे हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट से। क्रिस्टलाइन के फॉर्म में AgBr आपके फॉर्मूला मिल रहे थे, ये क्रिस्टलाइन के फॉर्म में था, मतलब डिफेक्ट होने से पहले की बात कर रहे हैं। और डिफेक्ट होने के बाद भी इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको, AgBr ही मिलेगा। माने मतलब कि इसमें एटम्स आपको चेंजिंग दिखने को नहीं मिलेगा। आफ्टर डिफेक्ट बोल दो इसको, डिफेक्ट के बाद, और ये डिफेक्ट से पहले, यानी डिफेक्ट से पहले और डिफेक्ट के बाद अगर किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला सेम मिल रहा है तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ये सिंपल मीनिंग के रूप में हो गए। या फिर आप कह सकते हो कि एक ऐसा पॉइंट डिफेक्ट जिसमें केटायन और एनायन नंबर होगा वो एग्जैक्ट सेम होगा बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट, इज कॉल्ड एज स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट। तो हम यहां से लिख सकते हैं द पॉइंट डिफेक्ट in which number of cation and number of anion are exactly as a same ratio as indicated by their chemical formula called stoichiometric point defect। पॉइंट डिफेक्ट आपके दो टाइप के हो जाते हैं। सबसे पहला इट आर ऑफ टू टाइप, इट आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। सबसे पहला इसमें होगा आपके पास स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, और सेकेंड हम लोग देखेंगे फ्रिंकल डिफेक्ट। एक एक करके हम लोग देखेंगे स्कॉटकी डिफेक्ट। देखो स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, हम लोग समझ लेते हैं। पहले सबसे पहले आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट बना लो। कुछ इस टाइप का ये आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट है। मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। ये अभी कैसे है, ट्रू सॉलिड है, ठीक है। अब डिफेक्ट होने के बाद अगर मैं कह रहा हूं कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से या फिर इस क्रिस्टल से एक केटायन और एक एनायन अपने पोजीशन से हट जाता है। देखना डिफेक्ट में अभी मैंने बताया कि मान लो यहां पे केटायन था और एनायन था, ये आपके पास क्या है, क्रिस्टल थे। इस क्रिस्टल से अगर एक केटायन और एक एनायन, एक केटायन और एक एनायन अपने पोजीशन से हट जाते हैं और उस जगह पर एक खाली जगह रह जाता है,
तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। तो एक पॉइंट यहां से हम लोग लिख सकते हैं, पहले यहां पे लिख लो प्लस है, ये माइनस है, डिफेक्ट होने के बाद की बात कर रहे हैं। अब देखो डिफेक्ट होने के बाद यहां पे डिफेक्ट बना लो फिर से क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में। यहां पर दे दो, ये प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया, यहां पर हो गया प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ये थे डिफेक्ट्स होने से पहले। डिफेक्ट्स होने से पहले ये जो क्रिस्टल को देखो और डिफेक्ट होने के बाद देखो, इसमें से क्या हो रहे हैं, एक केटायन और एक केनायन अपने एग्जैक्ट पोजीशन से मिसिंग हो जा रहा है या मिसप्लेसमेंट हो जा रहा है। तो इस टाइप के डिफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। याद रखना कि एक केटायन और एक एनायन ही मिस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखो यहां से एक केटायन एक एनायन अपने पोजीशन से रिमूव हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट। तो एक पॉइंट यहां से हम लोग लिख सकते हैं, this defect, the defect which are arises when one cation and one anion are removed, लिख सकते हो one cation and one anion, one cation and one anion are missing from correct position and leaving behind a pair of hole called स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, कि ऐसा डिफेक्ट जो तब अप्लाई होता है जब एक केटायन और एक एनायन अपने पोजीशन से छोड़ करके अपने पोजीशन से हट जाते हैं और उसके जगह पर एक खाली जगह बच जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या क्या है हम लोग एक एक करके देखते हैं। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या हो गया, आपको पता चल गया कि एक केटायन एक एनायन अगर अपने पोजीशन से रिमूव हो जा रहे हैं, मिसिंग हो जा रहे हैं, तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कॉटकी डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पहला हम लोग देखते हैं। अब देखो सबसे पहला प्रॉपर्टीज है, ये देखो इस डिफेक्ट को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। वैकेंसी डिफेक्ट कब कैसे कह रहे हैं इसको, देखो कि पहले यहां पे देखो क्लोज पैकिंग था, अब इसमें कुछ ना कुछ वैकेंट बच गया ना, कुछ डिफेक्ट होने के बाद कुछ ना कुछ गैपिंग बच गया। एक केटायन अपने पोजीशन से हट गया तो कुछ गैपिंग बच गया, वैकेंट हो गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो लिख सकते हैं यहां से, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैकेंसी डिफेक्ट। इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं, अब देखो इस डिफेक्ट में नंबर ऑफ केटायन को पहले काउंट करो, नंबर ऑफ केटायन को बाद में काउंट करो। देखो पहले कितने थे केटायन और एनायन, 1 2 3 4 5 6 केटायन और 6 एनायन थे, 1 2 3 4 5 6। तो जितना केटायन एनायन पहले था बाद में भी केटायन एनायन उतना ही है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं, सपोज करो AG है और ये BR है, इसमें 6 केटायन था और 6 एनायन थे। अब बाद में देखो तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 केटायन आ गए और 5 एनायन आ गया। ठीक है, यहां से भी कट करके AgBr आएगा और यहां से भी कट करके AgBr ही आएगा। अब देखो पहले जो केमिकल फॉर्मूला था बाद में भी केमिकल फॉर्मूला वही मिल रहा है। अगर ये केमिकल फॉर्मूला सेम मिल रहा है डिफेक्ट होने से पहले और डिफेक्ट होने के बाद, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिचोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले भी मिल जा रहे हैं बाद में मिल जा रहा है। अब इसको स्कॉटकी डिफेक्ट बोले क्योंकि इसमें से एक केटायन अपने पोजीशन से मिसिंग हो गया और वहां पर एक खाली जगह बच गया, तो इसको हम लोग क्या बोल दिए, स्कॉटकी डिफेक्ट। अब इसको हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि डिफेक्ट होने के बाद इसमें कुछ खाली जगह बच गया, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखो यहां से नंबर ऑफ केटायन कितने हैं, 1 2 3 4 5, और नंबर ऑफ एनायन कितने, 1 2 3 4 5। जितना केटायन हो
और उतना ही एनायन हो, तो क्या ये कोई भी चार्जेस इसमें शो करेंगे? नहीं। ये कंपाउंड्स कैसे होंगे? न्यूट्रल होंगे। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब क्या है? क्योंकि इसमें सेम नंबर ऑफ केटायन है, सेम नंबर ऑफ एनायन है, तो लिख सकते हैं इट्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ड्यू टू सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन। केटायन और एनायन का नंबर सेम है, जितना केटायन है उतना ही एनायन है, तो ये कंपाउंड्स, ये क्रिस्टल कैसे, ये डिफेक्ट्स क्या शो करेंगे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल शो करेगा। एक पॉइंट आप अच्छे समय से याद रखना, कोई भी डिफेक्ट्स होता है तो उस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को हमेशा मेंटेन रखना चाहेगा। पहले जैसा था बाद में भी वैसे ही रखना चाहिए, चाहे उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। तो यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को कैसे मेंटेन किया है? पहले था 6 केटायन 6 एनायन, तब भी न्यूट्रल थे, बाद में भी न्यूट्रल ही मिलेगा। हालांकि में नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन कम हो गया, लेकिन अभी भी इक्वल है। तो हमेशा जब भी डिफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को हमेशा क्रिस्टल मेंटेन करके रखना चाहेगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ केटायन नंबर ऑफ एनायन क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। डेंसिटी बिकम डिक्रीजेस। डेंसिटी डिक्रीज क्यों किया? डेंसिटी डिक्रीज क्यों करेगा? देखो, सॉलिड था, आपको पता है कि सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है? जनरली बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोज पैकिंग होते हैं, बहुत टाइटली पैक्ड होता है। अब जैसे जैसे वो एक दूसरे से दूर जाएगा, मतलब पार्टिकल्स उसके वो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, यानी कि उसकी डेंसिटी थोड़ा थोड़ा कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, पहले थे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड थे, अब थोड़ा सा वैकेंसी बच गया ना, तो इसमें क्लोज पैकिंग में कुछ ना कुछ कमी आएगी। क्लोज पैकिंग में कमी आएगी तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? थोड़ा सा कम हो जाएगी। इसलिए लिखा जा रहा है क्लोज पैकिंग में कम हो जाने की वजह से इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो, अब देखो यहां से, अब यहां पर कुछ होल क्रिएट हो गया है, कुछ ना कुछ वैकेंसी क्रिएट हो गया है। अब इसकी जो आयंस हैं, ये आयंस आसानी से मूव कर सकते हैं इधर उधर। क्यों? क्योंकि अब खाली जगह अंदर में आ गया ना। अब जैसे जैसे खाली जगह आएगा तो उसके अंदर जो आयंस मौजूद है वो इधर उधर आसानी से मूवमेंट शो कर सकता है, और जितना आसानी से इधर उधर मूवमेंट शो करेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा इंप्रूव होती चली जाएगी। उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं शो करेगा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हॉल क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कंडक्टिविटी स्लाइटली इंप्रूव्ड। कुछ ना कुछ इसमें कंडक्टिविटी क्या होंगे? स्लाइटली इंप्रूव्ड हो जाएगा। अब देखो, ये जो स्कॉट की डिफेक्ट है, हमेशा वो कंपाउंड शो करेगा, वो क्रिस्टल शो करेगा जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा और जिसके पास नंबर ऑफ केटायन और नंबर ऑफ एनायन एग्जैक्टली सेम साइज के होंगे। तो वही क्रिस्टल आपके स्कॉट की डिफेक्ट शो कर सकता है। यानी कि आप कह सकते हो कि ऐसा डिफेक्ट, एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें कि कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा, वो आपके स्कॉट की डिफेक्ट शो करेंगे। तो एक पॉइंट यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट commonly shown by those crystal having high coordination number and number of cation and number of anion are in same size। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में आप ले लोगे सोडियम क्लोराइड ले लो, और कैल्शियम क्लोराइड ले लो, सीजियम क्लोराइड ले लो, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो, AgBr ले लो, ETC हो जाएगा। तो ये सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड का अरेंजमेंट हम बना लेते हैं।
इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गए नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। ये आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर कह सकते हैं डिफेक्ट होने से पहले का कंपाउंड है, क्रिस्टल है। अब देखो कुछ डिफेक्ट्स वो करता है। सपोज करो स्कॉट के डिफेक्ट में क्या हो रहे थे कि एक एनायन अपने करेक्ट पोजीशन को छोड़ देता था और उसी पर खाली जगह हो रहे थे। यहां पर क्या होगा कि ये जो केटायन है अपने पोजीशन से छोड़ करके इंटरस्टिशियल जगह पर ऑक्यूपाई करेगा। इंटरस्टिशियल जगह किसको बोलते हैं? किसी क्रिस्टल के अंदर में जो खाली जगह बचा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। जनरली जो केटायंस होते हैं अपने पोजीशन को छोड़ देता है और छोड़ करके इंटरस्टिशियल पोजीशन पे चला जाता है, या तो यहां वैकेंट है, यहां पर वैकेंट है, कहीं पर भी चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। डिफेक्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको दिखेगा। यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव उठ करके यहां चला गया है, ये हो जाएंगे नेगेटिव, ये हो गए पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो ये जो केटायन है अपने करेक्ट पोजीशन को छोड़ करके इंटरस्टिशियल जगह पे अगर ऑक्यूपाई कर लेता है तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट या फिर द डिफेक्ट in which या फिर the defect which are arises when one of the ions usually cation are missing from, या फिर लिख सकते हो cation, usually cation leaves the correct position and occupy the interstitial space. Interstitial space called Frenkel defect. तो फ्रिंकल डिफेक्ट क्या होता है? एक ऐसा डिफेक्ट जो तब अप्लाई होता है जिसमें कि आयंस, जनरली केटायन अपने करेक्ट पोजीशन को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो उस टाइप के डिफेक्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिंकल डिफेक्ट बोलते हैं। अब देखो यहां से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, क्या क्या प्रॉपर्टीज हो जाएंगे हमारे पास वो देख लो। अब देखो यहां पर इसको हम लोग और क्या क्या नाम से जान सकते हैं? इसको यहां पे देखो वैकेंसी क्रिएट हो गया तो इसको हम लोग वैकेंट डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एक इंटरस्टिशियल भी आ गया तो इसको हम लोग इंटरस्टिशियल डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो यहां पर दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज combination of vacancy defect, vacancy as well as interstitial defect। दोनों की कॉम्बिनेशन है ये हमारे पास, वैकेंसी भी क्रिएट हो रहा है और इंटरस्टिशियल भी क्रिएट हो रहा है। अब इसके बाद देखो इसमें देखो अब ये अपनी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी कैसे मेंटेन किया है? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को अपना लॉस ही नहीं किया है। यहां पर देखो केटायन नंबर कितने थे? 1 2 3 4 5 6। एनायन भी कितने थे? 1 2 3 4 5 6। पहले केटायन 6 था, एनायन भी 6 थे। यहां पर भी वही चीज है, केटायन 6 है, एनायन भी 6 है, बशर्ते कि क्या है केटायन अपने पोजीशन से छोड़ करके दूसरे लोकेशन में चला गया। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखा हुआ है पहले से ही। पहले जितना केटायन एनायन था बाद में भी केटायन एनायन उतना ही है। तो लिख सकते हैं यहां से इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी बिकम सेम।
सेम डेंसिटी क्यों हुआ? देखो डेंसिटी सेम इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर जितने केटायन थे उतने ही एनायन थे, यहां पर जितने केटायन हैं उतने ही एनायन है, कोई चेंजिंग दिखा ही नहीं है, तो डेंसिटी आप सेम बोल सकते हो। हाँ डेंसिटी हल्का फुल्का चेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हो चुका है, उसमें थोड़ा सा बॉन्डिंग कमजोर पड़ गया होगा। तो डेंसिटी यहां पर जनरली हम लोग सेम लेके चलते हैं और यहां से क्या हो जाएंगे आपके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। कंडक्टिविटी इसमें भी स्लाइटली इंप्रूव करेगा, पहले वैकेंसी नहीं थे, अब यहां वैकेंसी क्रिएट हो गया तो कंडक्टिविटी स्लाइटली थोड़ा सा इंप्रूव करेगा। इस टाइप के डिफेक्ट जनरली वो क्रिस्टल शो करते हैं जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है। क्या होते हैं? कम होते हैं। दिस डिफेक्ट कॉमनली शोन बाय दोज कंपाउंड या फिर दोज क्रिस्टल having low coordination number and size of cation and anion are different। तो ये जनरली वो कंपाउंड्स, वो क्रिस्टल इस डिफेक्ट को शो करेगा जिसके पास कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा और केटायन और एनायन का साइज स्लाइटली डिफरेंट होगा। अब यहां से एक पॉइंट है आपके जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक कंपाउंड है AgBr। ये AgBr ऐसे कंपाउंड है जो आपके स्कॉटकी डिफेक्ट भी शो करता है और फ्रिंकल डिफेक्ट भी शो कर सकता है। तो यहां पे लिख सकते हैं हम लोग AgBr क्रिस्टल shows both Schottky as well as फ्रिंकल डिफेक्ट। ये दोनों टाइप के डिफेक्ट शो कर सकते हैं। AgBr आपके स्कॉटकी भी शो करेगा और फ्रिंकल डिफेक्ट भी शो करेगा।